हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने एक और नए टॉपिक के साथ में फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो सबसे पहले जानते हैं फाइलोजेनेटिक्स होता क्या है। तो बेसिकली फाइलोजेनेटिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या, इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, मतलब आपस में कितनी रिलेटेडनेस है एक स्पीसीज़, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में और वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि आपस में समानता कितनी है, रिलेटेडनेस कितनी है, वो हम फाइलोजेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का, मॉलिक्यूलर लेवल की जो स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, इसमें हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उससे हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का हम पता लगाते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कॉमन है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम इन सबको हम इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो है काम करते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं कि इनकी आपस में क्या रिलेटेडनेस है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम उससे पता लगाते हैं। ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर देंगे, है ना, ऑर्गेनिज्म की। आजकल नए नए मेथड चले हुए हैं, कोई नए नए सॉफ्टवेयर है, नए नए कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू हम उसकी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग कर लेंगे। उससे उसके होमोलॉजी पता लगाएंगे कि कितना परसेंट इसका डीएनए और स्पीसीज़ 1 का डीएनए और कितना परसेंट जो स्पीसीज़ 2 का डीएनए या किसी ऑर्गेनिज्म 1 का डीएनए, आरएनए जो भी उसका न्यूक्लिक एसिड है वो मैच कर रहा है, उसकी होमोलॉजी कितनी है, उसके अमाइनो एसिड में, उसके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें कितने लेवल की होमोलॉजी है, आपस में मेल जोल कितना खा रहे हैं, वो कितना परसेंट खा रहे हैं मेल जोल। तो उससे हम पता लगाते हैं कि हाउ क्लोज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, उनकी एंसेस्ट्रल कितने क्लोज एक दूसरे से रिलेट करते हैं या हुए हैं। तो जो द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डिफरेंट विद इन जीन और अमाइनो एसिड डिफरेंसेस विद इन अ प्रोटीन रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कि न्यूक्लियोटाइड हम बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड टर्म जो यूज़ हुई है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। हमारा डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड है, इनको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, वो बने होते हैं शुगर प्लस बेस और उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है। तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और एक टर्म होगी न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड होगा शुगर प्लस बेस ओनली, उसमें फॉस्फेट नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे इतना सा जानना है हमने। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो अगर माइन्यूट सा भी डिफरेंस है किसी जीन में या किसी प्रोटीन के अमाइनो एसिड में, थोड़ा सा भी डिफरेंस और रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। माइनर सा भी डिस्टेंस या सिमिलरिटी जो है किसी डिस्टेंट, मतलब किसी दूर पार के भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है, किसी भी अमाइनो एसिड में, प्रोटीन के या न्यूक्लियोटाइड में हमें मिलता है, तो वो उसका हम इवोल्यूशनरी रिलेशन उससे हम पता लगा देते हैं। ठीक है। और इससे ये पता चल जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो उनके जो सीक्वेंस होंगे ना, जो प्रोटीन के सीक्वेंस होंगे, डीएनए के सीक्वेंस होंगे, वो उनमें डिफरेंस बहुत कम होगा। राइट। मतलब उनमें डिफरेंस कम होगा और समानता ज़्यादा होगी, रिलेटेडनेस ज़्यादा होगी। तो उससे हम पता लगाएंगे कि ये जो है रिलेटेड हैं। ठीक है ना। और जो दूर पार के होंगे, जो बहुत क्लोज नहीं होंगे, लेकिन इवोल्यूशनरी जो हैं वो सेम होंगे, कभी ना कभी उनके एंसेस्टर वगैरह जो सेम रहे होंगे, तो उनको हम बोलेंगे डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब समानता कम है पर थोड़ी बहुत समानता है, तो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में हम क्या करते हैं कि एक ये एक सबसे इजी वे है ये प्रेजेंट करने का।
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है अब हमें जानना है, मान लो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है हम कैसे किसी को समझाएं या बताएं कि ये चीज़ इससे रिलेट हो रही है, वो रिलेट, हमें कुछ बनाना पड़ेगा ना, कुछ पिक्चोरियल ग्राफिकल कुछ ना कुछ चीज़, हमें कुछ मेथड चाहिए ना हमें शो करने के लिए कि भाई ये एक दूसरे से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। तो हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, तो वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने की, शो करने की, दर्शाने की अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में कि किस में क्या समानता है, क्या रिलेटेडनेस है, क्या नहीं है, वो करने के लिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री का यूज़ करते हैं, एक विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं हम, ठीक है, जिससे कि जिससे कि हम इजी से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, और इसी को हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है ना, लाइंस और नोड्स के थ्रू जो रिप्रेजेंट किया जाता है। और लाइंस और नोड आगे वाले स्लाइड में हम इसको देखेंगे कि लाइंस क्या है, नोड्स क्या है। तो इसके 2 पार्ट है फाइलोजेनेटिक ट्री के, एक लाइंस होती हैं, दूसरे नोड्स होते हैं। तो नोड क्या होता है, नोड होता है नोड 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल नोड हो सकता है, एक्सटर्नल नोड हो सकता है, टर्मिनल और इंटरनल जो लाइन के इंटरनल में रहेगा, जहाँ से कोई ब्रांचेज जो है स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है जो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए और प्रोटीन है ना, विच आर कंपेयर्ड आर लोकेटेड एट द एक्सटर्नल नोड बट कनेक्टेड बाय ब्रांचेस टू इंटरनल नोड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो डीएनए और प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, जिनका हमने कंपैरिजन करना होता है, वो मोस्टली जो है एक्सटर्नल नोड पे प्रेजेंट होते हैं, बट वो कनेक्ट होते हैं ब्रांचेस के थ्रू में इंटरनल नोड के साथ, जो कि विच आर रिप्रेजेंट एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ 2 और मोर सीक्वेंसेस, जो कि एंसेस्ट्रल फॉर्म होती है 2 और मोर सीक्वेंसेस की। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ ताकि आपको ईजी लगेगा, ये है ना। एक मिनट रुको, मैं आपको ये लेके चलता हूँ। चलिए ये देखिए, अब आपको समझा, यहाँ पे आपको इजी थोड़ा समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमने 2 चीज़ बताई, ये सब लाइंस है, ये लाइंस दिख रही हैं हमें, ये भी लाइंस है, ये भी लाइंस है, ये भी लाइंस है, राइट। तो ये सब लाइंस हैं। और नोड हम किसको बोल रहे हैं, ये जो बीच में जो पॉइंट है, इसके बीच में जो पॉइंट है, इसके बीच में जो पॉइंट है, ये नोड है, ठीक है। ये है इंटरनल नोड। और जो सबसे लास्ट है, ये वाला जो टर्म है, ये है एक्सटर्नल नोड, ठीक है। और ये बाकी सारी तो ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है। इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए और जो प्रोटीन है, उनके जो सीक्वेंसेस हैं ज़्यादातर, जिनको हमें कंपेयर करना होता है, वो आपको मिलेंगे एक्सटर्नल नोड पे, ज़्यादातर वो यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो हवा में ही लटके हुए हैं, वो जुड़े रहेंगे इंटरनल नोड के साथ में, ये इंटरनल नोड के साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, जुड़े भी हुए हैं, ऑब्वियसली है। तो इसको आप कह सकते हैं, ये सब एक्सटर्नल नोड हैं, ये सब जुड़े किससे हैं, इंटरनल नोड के साथ में। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म के साथ, ये इसका एंसेस्ट्रल फॉर्म कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है कोई भी स्पीसीज़ का जो है चेंजेस या कुछ भी होना, जो भी है डाइवर्जन, कन्वर्जन जो भी है, वो यहाँ से हो रहा है, राइट। तो इसको बोलेंगे नोड एंड ब्रांचेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आ गया लाइंस, तो समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वापिस ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ डिसेंट एंड एंसेस्ट्री। और जो ब्रांच होती है ना, वो हमारा डिफाइन करता है रिलेशनशिप, ब्रांच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंडेंट एंड बिटवीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ डिसेंडेंट एंड, मतलब ब्रांच से हमें रिलेशनशिप पता चलता है कि कौन सा स्पीसीज़ कहाँ से डिसेंडेंट है, कौन इसके डिसेंडेंट है, कौन इसके एंसेस्टर हैं। वो कंसेप्ट जो है वो ब्रांच हमें डिफाइन करता है। द लेंथ ऑफ द ब्रांच इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय द नोड्स। अब जितनी लंबी ब्रांच है उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिफरेंस है उसका, मतलब उतनी ज़्यादा डिग्री, उतना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब उसकी नोड जो है वो उतना ज़्यादा लंबा होगा, दूर होगा, मतलब राइट। द ब्रांच लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू द प्रेडिक्टेड इवोल्यूशनरी, जो ब्रांच की जो लेंथ है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेडिक्शन और इवोल्यूशनरी टाइम बिटवीन ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंसेस।
तो मतलब ब्रांच की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवोल्यूशनरी टाइम के साथ में बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंसेस के बीच में। जितना बड़ी ब्रांच उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका, हम उसका इवोल्यूशनरी टाइम जो है कि किस टाइम में ये इवोल्यूट हुआ होगा, ये चेंजेस हुए होंगे, कौन से टाइम में हुए होंगे, कौन से पीरियड में होंगे, वो हम उससे प्रिडिक्ट कर पाएंगे उस टाइम को। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको ब्रांच लेंथ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रिडिक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम, राइट। अब ब्रांचिंग का जो पैटर्न है ना उसकी भी हम स्टडी करते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न की जो स्टडी करते हैं उस किस टाइप की ब्रांचेस है, उस ब्रांचिंग पैटर्न को हम कहते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी TOPOLOGY टोपोलॉजी मतलब ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एनी फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये तो हमने देख ही लिया, एक इवोल्यूशनरी ट्री है, यहाँ पे नोड दे रखे हैं इंटरनल, ये इंटरनल नोड है, ये एक्सटर्नल नोड है, ये भी एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ को है, और ये ब्रांच है। और ये ब्रांच जितनी लंबी रहेगी उतना ज़्यादा जो है हमें उसका पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड का इनका इवोल्यूशन है। अब जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए, जो फाइलोजेनेटिक ट्री हैं वो भी दो टाइप के होते हैं और उनको देखते हैं। एक होता है रूटेड और एक होता है अनरूटेड। तो जैसे ये वाला ट्री है ये रूटेड है, ये वाला जो है ये अनरूटेड है। रूटेड ट्री जो होता है ना वो क्या करता है, वो इन्फर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब जैसे मान लो ये ए है, ये एक ऑर्गेनिज्म कोई स्पीसीज़ है, ये दूसरी स्पीसीज़ है, ये तीसरी है, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक से हुआ है, एक से हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री कि भाई रूटेड में जो भी हम बनाएंगे रूटेड ट्री जो है फाइलोजेनेटिक ट्री, उसमें हम एक कॉमन एंसेस्टर दिखाएंगे और उसकी डायरेक्शन दिखाएंगे कि ये किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन हो रहा है, एक प्रोसेस वे में होता है। रूटेड ट्री जो होता है ना उसकी हर नोड जो है, एवरी नोड हैज़ 2 डिसेंडेंट, उसकी हर नोड पे 2 डिसेंडेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बाइनरी ट्री, ठीक है ना। और एक अनरूटेड ट्री जो होता है वो कॉमन एंसेस्टर नहीं दिखाता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। आपको आता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में विच ट्री शोज कॉमन एंसेस्ट्री एंड विच ट्री प्रिडिक्ट जो है नॉट प्रिडिक्ट कॉमन एंसेस्ट्री। तो आपको बोलना है रूटेड ट्री जो है कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, अनरूटेड ट्री डज नॉट इन्फेयर एनी कॉमन एंसेस्ट्री एंड सो ओनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है ये बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये वाला जो है ना रूटेड, ये हमें कॉमन एंसेस्ट्री भी दिखाता है, रिलेशनशिप भी दिखाता है। ये वाला जो है अनरूटेड, ये हमें सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दिखाता है, वो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, और कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाता है। अंडरस्टैंड। ये नेक्स्ट चलते हैं, जीन ट्रीज वर्सेस स्पीसीज ट्री। जीन ट्री और स्पीसीज ट्री में क्या होता है कि सिंपल सा है। तो जीन ट्री से पता ही चल रहा है कि हाउ एनी जीन इवॉल्व्स थ्रू डुप्लीकेशन, लॉस एंड न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक नया जीन कैसे बनता है या बना है, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या पढ़ा हमने, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना, क्या उसमें चेंजेस हुए, क्या वो एक स्पीसीज से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म अलग कैसे हुआ, वो हमने देखा फाइलोजेनेटिक ट्री में। तो जीन ट्री में क्या है, सेम है, बस हमने जीन का देखना है कि जीन जो है ना एक जीन से दूसरे जीन में हाईली मतलब एफिशिएंट जीन में या एक बुरे जीन में कैसे मतलब चेंज हुआ, मतलब ठीक है ना। डुप्लीकेशन से हुआ, लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हुआ, एडिशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से या बेस के कारण हुआ, कोई भी रीज़न रहा होगा जिससे कि वो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें जीन ट्री से पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि जो जीन का लोकस होता है
वो क्या करता है, जीनोम रेप्लिकेट करता है, इसकी कॉपीज़ बनाता है और इन्फॉर्मेशन जो है ऑफस्प्रिंग मतलब अपनी आने वाली जनरेशन में पास करता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग पॉइंट जो जनरेट है इन द जीन ट्री, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। और स्पीसीज ट्री में क्या होता है, स्पीसीज ट्री एक पैटर्न को डिपेक्ट करता है जिसमें ब्रांचिंग, पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग ऑफ स्पीसीज लीनेज बाय द प्रोसेस ऑफ स्पीसीएशन। मतलब अगर हम सीधी बात करें, ये जो है ये है हमारा जीन ट्री और ये है हमारा, इसको आप कहेंगे ये वाला जो है ये है स्पीसीज ट्री। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझें, ये इवोल्यूशनरी ट्री है, जीन ट्री है। इसमें आप देखो कि जो नोड्स हैं हमारे, नोड्स पे म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन से स्पीसीज़ 1, स्पीसीज़ बी, स्पीसीज़ सी, स्पीसीज़ डी जो है डिफरेंट इनके जीन लेवल पे म्यूटेशन हुआ है। ठीक है ना, और जो तो इसने जीन ट्री ने इसको ये शो कर रहा है मतलब। और स्पीसीज ट्री में इसी लेवल पे जो है स्पेसिएशन इवेंट हो रहा है, मतलब यहाँ म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ स्पेसिएशन हो रहा है नोड पे। और नोड भी कौन सी है, इंटरनल नोड पे। तो जो कि दे रहा है हमें नई नई स्पीसीज दे रहा है, एक लीनेज है। मतलब स्पीसिएशन इवेंट जब होता है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज जब बनने स्टार्ट होती है, उस इवेंट के टाइम पे हम स्पीसीज ट्री बना रहे हैं। और अगर जेनेटिक लेवल में म्यूटेशन हुई है तो हम बना रहे हैं जीन ट्री। ठीक है, ओके। जीन ट्री में म्यूटेशन से अगर जेनेटिक चेंज हुआ है तो जीन ट्री बनेगा, और अगर स्पेसिएशन से हमारी स्पीसीज की लिनेज चेंज हुई है तो स्पेसिएशन ट्री बनेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, जो हमें याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, भूलना नहीं है उस बात को, वो बात ये है कि दोनों इवेंट, चाहे म्यूटेशन है चाहे स्पेसिएशन है, ठीक है, ये दोनों कभी भी सेम टाइम पे अक्कर नहीं होंगे। मींस ये दोनों पॉइंट, दोनों जो हैं सेम टाइम पे अक्कर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब या तो म्यूटेशन होगी या तो स्पेसिएशन होगा। स्पेसिएशन और म्यूटेशन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम द टुडेज डिस्कशन, राइट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए हमें एनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।